हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ सारे के सारे पीवाईक्यूज रोटेशनल मोशन अप्रैल शिफ्ट 2024। ठीक है। लगभग 2024 अप्रैल शिफ्ट में लगभग इस चैप्टर से 10 सवाल पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 के 10 सवालों के जो है यहाँ पर सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पहला क्या बोला गया है? अ डिस्क सर्कुलर डिस्क रीचेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एल। एक हमारे पास इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है जिसकी लेंथ हमको बताई गई है कि एल है, और एक डिस्क है जो कि टॉप से बॉटम तक आ रही है। अब किस तरह से आ रही है? व्हेन इट स्लिप्स डाउन द प्लेन इट टेक्स टी सेकेंड। जब ये स्लिप करते हुए नीचे आएगी तो इसको टाइम लग रहा है टी सेकेंड का। अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, यहाँ पर नीचे की तरफ mg काम करेगा, तो इसका जो कंपोनेंट है वो इधर की तरफ आएगा। एक क्या बोलेंगे उसको? mg साइन थीटा। और एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको बोला जाएगा mg कॉस थीटा। ठीक है। तो जब भी ये डिस्क स्लिप करते हुए नीचे आएगी तो स्लिप करने में तो सिर्फ mg साइन थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उस केस में हम एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं? mg साइन थीटा और डिवाइडेड बाय m। अगर इसका मास m मान लिया जाए तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा यार? g साइन थीटा। अब बात करते हैं टाइम कितना लगेगा उसको नीचे तक आने में। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो है, तो s कितना हो जाएगा यहाँ पर? लेंथ जो है इसकी वेज की इंक्लाइन प्लेन की, और 1/2 एक्सेलरेशन है बच्चों हमारे सामने g साइन थीटा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास √12 अपॉन में g साइन थीटा। ये तो टाइम लगा जब जब वो जो है हमारी डिस्क है वो स्लिप करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? व्हेन इट रोल्स डाउन द प्लेन इट टेक्स टाइम दिस। अब अगर वो रोल करते हुए नीचे आएगी तो क्या होगा? जब रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आती है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g साइन थीटा अपॉन में k+1। हालांकि इस टॉपिक पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन g साइन थीटा अपॉन में k+1। और अगर हम बात करते हैं डिस्क के केस में, तो डिस्क के लिए जो k का वैल्यू है वो हो जाता है 1/2, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। ये होता है इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो mr² का कोफिशिएंट है इसको हम लोगों ने k बोला है। यहाँ पर k रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये एक्सेलरेशन आएगा रोलिंग के केस में, और ये एक्सेलरेशन आया था स्लिपिंग के केस में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? g साइन थीटा डिवाइडेड बाय k का वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी एक्सेलरेशन आपकी बार आएगा इतना। अब जब ये एक्सेलरेशन आ चुका है तो अब फिर से हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। s की जगह l, 1/2 एक्सेलरेशन की जगह कितना हो जाएगा यार? 2g साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 3, और ये मान लो t1 का स्क्वायर, इसको हम लोगों ने t1 बोल दिया। तो अब यहां से जो t1 हम लोग फाइंड करेंगे वो कितना आएगा? √6g साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 2l। एक सेकेंड, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, एक मिनट रुको। ये आएगा हमारा कितना? ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, g की जगह l आएगा यार। ये g कहाँ से आ गया भाई? हाँ, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 6l अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 2g साइन थीटा। ये वैल्यू आएगी हमारे पास। टाइम ये आ गया हमारा t1। ये टाइम कौन सा है? जब वो डिस्क जो है वो रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है। अब इन दोनों टाइम को हमें कंपेयर करना है और ये टाइम हमको बनाना है। इसमें जो अल्फा है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर बताना है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। देखो ध्यान से, t1 को मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर ये 6 है और हमको यहाँ पर चाहिए है 2। तो देखो क्या लिखा जाएगा इसको? 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और ये l, और डिवाइडेड बाय 2g साइन थीटा। ये देखो, आप समझ आई बात? अब यहाँ पर ये जो टाइम दिया है उसमें 2 ऊपर तो है लेकिन 2 नीचे नहीं है। क्या इसमें 2 नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसमें क्या करें? बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला l और ये वाला g साइन थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? t। तो ये वैल्यू आएगी हमारी t1, और ये हमारा हो जाएगा √3/2, और ये वैल्यू हो जाएगी स्मॉल t। अब इस वैल्यू को आप यहां से कंपेयर करोगे
तो ये जो T1 टाइम है वो कंपेयर करेंगे, आएगा अल्फा बाई 2 की पावर में 1/2 इंटू टी। अब आप देखो इन दोनों को कंपेयर करते हुए तो आपको समझ में आएगा कि अल्फा का वैल्यू क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो यही भैया इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ आई? थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करना था अपन को, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमें यहाँ पर आंसर में दिया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू आया 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ हैवी आयरन बार ऑफ वेट W is having its one end on the ground and the other end on the shoulder of a person। मान लेते हैं कि एक आदमी भैया इस तरह से खड़ा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये इसका एक तरह से शोल्डर मान लिया, ऐसे कंधा मान लिया। तो एक जो रॉड है वो इस तरह से बनाई गई है कि उसका एक एंड तो ग्राउंड पर है और दूसरा एंड जो है वो इस आदमी के शोल्डर पर है, इस तरह से। और मान लेते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो कितना दिया है, थीटा। द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। द वेट एक्सपीरियंस बाय द पर्सन इज। अब इस आदमी को इस रॉड का कितना वेट फील होगा, एक्सपीरियंस कितना करेगा, वो हमको चर्चा करनी है। तो भैया अगर मान लिया जाए कि इस रॉड की पूरी लेंथ जो है वो L है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो तो वर्टिकली ऊपर लग रहा होगा। अच्छा, जो आदमी का शोल्डर है इस पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो भी R ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा वर्टिकली, है ना। और इस रॉड का जो वेट है वो इसके सेंटर ऑफ मास पर लग रहा होगा, W नीचे की तरफ। अब आप बिल्कुल अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम इसके अबाउट टॉर्क निकालें और इस टॉर्क को 0 कर दें, क्योंकि ये जो रॉड है वो रोटेट नहीं हो रही है, तो अगर हम पॉइंट O के अबाउट टॉर्क को निकाल करके 0 कर देते हैं तो हमारा खेला हो जाएगा, हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो अब O के अबाउट जब हम टॉर्क निकालेंगे तो इस नॉर्मल का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। W का टॉर्क कितना होगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। टॉर्क का भाई मैंने एक वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया था, या तो हम लेते हैं R परपेंडिकुलर इंटू F, या फिर हम लोग लिख देते हैं R इंटू F परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आप देखो तो R की वैल्यू तो ये हो जाएगी भैया L/2, है ना। W का टॉर्क निकालना है और W के लिए अगर हम कंपोनेंट्स करेंगे तो एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आएगा जिसको बोला जाएगा क्या, W cos थीटा, और एक कंपोनेंट W का इधर की तरफ आएगा जिसको बोला जाएगा W sin थीटा। तो ये W sin थीटा तो अलोंग द R हो गया, R वेक्टर के अलोंग हो गया, तो ये तो काम का नहीं। काम का हमारा सिर्फ कौन सा हो जाएगा, W cos थीटा। तो यहाँ पर जो टॉर्क हम निकाल रहे हैं और उसको बराबर में 0 भी करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ L/2 इंटू W cos थीटा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R से फोर्स की तरह उंगलियां घुमाएंगे तो इसकी डायरेक्शन आएगी इनसाइड द प्लेन, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्रॉस। अब अगर हम इस R की बात कर लेते हैं तो ये जो R है, अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो फिर ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस का थीटा। अब इस R का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आएगा, तो R का ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा ही हो जाएगा। तो R का ये कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा R cos थीटा, और इधर ये जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा हमारा R sin थीटा। तो R cos थीटा और इनटू में क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस परपेंडिकुलर L है। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, ये देखो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बीच में लगा दिया जाएगा माइनस। अच्छा, बराबर में 0 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो L/2 इंटू W cos थीटा बराबर R cos थीटा इंटू में L। तो cos थीटा इंटू L और cos थीटा इंटू L तो कैंसिल हो गए, तो जो R का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर W/2। यानी भैया B जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया भाई? समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, अ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस। एक हमारे पास व्हील है, मान लेते हैं कि एक हमारे पास कुछ इस तरह से एक व्हील दिया गया है, थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए इसको, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई, थोड़ा सा छोटा व्हील बना लो यार। 1 मिनट का टाइम, यस। चलो ये हमारे पास हो गया व्हील, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है और रेडियस भी इसका आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया, इसका रेडियस हो गया ये 10 सेंटीमीटर, और इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पर आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना दिया गया है भाई, 0.40, और किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट होता है। द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, तो यही तो इसकी एक्सिस है, यही इसकी एक्सिस हो गई। इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, यानी ओमेगा इसका इनिशियली कितना है, 0, ऐसा मान लो ओमेगा नॉट इसका 0 है। द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। अब इस स्ट्रिंग को 40 न्यूटन के फोर्स से खींचा गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो व्हील है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा।
तो हमें बताना है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 10 सेकंड इज, है ना। यानी हमको यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पता करना है कितनी देर के पश्चात, 10 सेकंड के पश्चात ओमेगा बताना है कितना होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि देखो ये जो 40 न्यूटन का फोर्स लगाया गया यहाँ पर, तो इस 40 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये जो डिस्क है उसने रोटेट करना शुरू कर दिया। मान लेते हैं अल्फा से इसने रोटेट करना शुरू किया, ठीक है। अब जब ये रोटेट करना शुरू करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, तो इस पर टॉर्क लग रहा होगा तभी तो ये रोटेट हुआ है ना। तो टॉर्क अगर इस पॉइंट के अबाउट हम लिखेंगे तो टॉर्क को हम क्या लिख देते हैं, आई इंटू अल्फा। अच्छा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में बच्चों एक खूबी होती है इस फॉर्मूले में कि हम जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अप्लाई करते हैं हमें उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना होता है। तो अब जो टॉर्क है वो हम अगर इसके सेंटर के अबाउट बना रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, अगर टॉर्क को हम इसके सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं, ये जो मैंने क्रॉस बनाया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी के अबाउट होगा, इसी एक्सिस के अबाउट। क्लियर। तो जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, आर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोगों ने मीटर में बदल दिया, और इनटू ये हो गया हमारे पास फोर्स। तो ये तो हो गई भैया टॉर्क की कहानी। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको दिया गया था, आप देख सकते हो बिल्कुल, है ना। कितना दिया गया है भैया, 0.40, और अल्फा हमें नहीं पता है, अल्फा हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से ये जो 0 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जो है नीचे हम 2 0 बढ़ा लेंगे, और इन दोनों 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू आएगा हमारे पास 10 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ये देखो आप, अल्फा आ गया, आया कि नहीं आया भाई, कोई तकलीफ। अब जब हमारे पास अल्फा आ चुका है तो हमें देखो पता है कि ओमेगा नॉट 0 है, टाइम दिया है, ओमेगा पता करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर लेंगे बिना किसी समस्या के। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू तो 0 है, ओमेगा हमको पता करना है। अल्फा का वैल्यू बच्चों कितना है, देखो हम लोगों ने 10 निकाल दिया, और टाइम हमको दिया है 10 सेकेंड, तो ओमेगा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा हमारा 100 रेडियन पर सेकेंड। ये यानी जो यहाँ पर आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आसान सवाल है, कोई तकलीफ। बेसिक फॉर्मूले वगैरह यूज हो रहे हैं इसमें, और बाकी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 3 सवाल हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। A thin circular disc of mass m, radius r is rotating in horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane and with angular velocity omega। क्या मतलब हुआ, एक हमारे पास डिस्क है कुछ इस तरह से, देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये है हमारे पास एक डिस्क, ये हमारे पास एक डिस्क बनाई गई है भाई, ठीक है। ये जो डिस्क है वो इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से ये रोटेट हो रही है, कैसे, इस तरह से। ये हो गया इसका सेंटर, और इसका रेडियस वगैरह हम ले लेते हैं आर। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है ये डिस्क, हमारी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक है, ऐसा बताया गया है इसमें। आगे क्या बोला, इसका मास भी हमको दिया गया है, चलो मास इसका हो जाता है m। इफ अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशंस, यानी मतलब रेडियस वगैरह उसका सेम है, बट मास m/2, एक और जो डिस्क है उसका डायमेंशन तो इतना ही है लेकिन मास उसका जो है वो इस डिस्क का आधा है, इज प्लेस्ड जेंटली ऑन द फर्स्ट डिस्क कोएक्सियली। यानी जो दूसरी वाली डिस्क है बच्चों, वो इसी के ऊपर रख दी गई है, बिल्कुल जेंटली, प्रेम पूर्वक इसी के ऊपर रख दी गई है। इसको थोड़ा सा छोटा बनाया जाए, बनाने की कोशिश तो करता हूं कि डायग्राम हमारा अच्छे तरीके से बन जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो रहा है भाई, अरे भाई साहब, यस, ये देखो आप बिल्कुल ध्यान से, यस। तो ये जो येलो कलर की जो डिस्क है उसका डायमेंशन तो उतना ही है, लेकिन बिल्कुल जेंटली, प्रेम पूर्वक इसके ऊपर रख दी गई। और ये जो येलो कलर की डिस्क है इसका मास हमको दे दिया है m/2। क्या पूछा है, देन द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पूरे सिस्टम का चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वाली डिस्क जो ग्रीन कलर की डिस्क थी उसका एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा, और अब बाद में जो हमारे पास सिस्टम बना है उसका हमें एंगुलर वेलोसिटी पता करना है। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या कहता है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। अब इसकी डिटेलिंग में हम अभी बहुत ज्यादा नहीं जा रहे कि ये क्यों लगाया, कैसे लगाया, क्या हुआ, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, आप उसको देख सकते हैं। तो I1 किसका है, पहली वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट
कितना होता है दोस्तों, mr² बाई 2। ओमेगा तो ओमेगा ही है बराबर I2 मतलब दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहली वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² बाई 2 प्लस दूसरी वाली डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू r² बाई 2 ही है, लेकिन मास उसका है m/2 और r² बाई 2, और यहां पर हमको ओमेगा फाइनल पता करना है भाई। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि mr² तो ये सारे कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी ओमेगा बाई 2 बराबर, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो 1/2 और 1/4 कितना हो जाता है, आप बिल्कुल ध्यान से देखो, एलसीएम ले सकते हो यार, 4 2 और ये हो जाएगा हमारा 3/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 इंटू ओमेगा फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि ये 4 कैंसिल हो गया, तो ओमेगा फाइनल का वैल्यू आ जाएगा 2/3 इंटू ओमेगा। ये आंसर आया भाई। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ पर हमारे सामने सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बताइए किसी को कोई समस्या हो, दुख तकलीफ है, यहाँ तक बताइए भाई। आसान है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताइएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे सामने, अ ब्लॉक इज सिंपली रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन, द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक हिट्स द स्प्रिंग इज। बिल्कुल ध्यान से देखो, हो क्या रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो एक स्मूथ सरफेस पर रखा गया, और यहाँ से जब ये स्लिप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जब ये ब्लॉक इधर आएगा, फिर इस सरफेस पर जो है यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, और जब ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो हम मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया वो कितना कंप्रेशन हो गया, एक्स कंप्रेशन स्प्रिंग में हमारा हुआ है। क्लियर, एक्स कंप्रेशन स्प्रिंग में हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है वो रेजिस्टिव फोर्स भी काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है ना। तो इस केस में हमें अप्लाई करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है भाई, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स बराबर में होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। और भी कई सारे अगर फोर्स है तो सब लगा करके जोड़ के इक्वल टू कर दिया जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ है नहीं भाई, कंजर्वेटिव फोर्स सूडो फोर्स भी नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसको हम लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। सुना है आप लोगों ने? तो ये वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, क्या रिजल्ट आएगा, इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल और प्लस का वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के फाइनल माइनस का के इनिशियल। अब इन दोनों टर्म्स को राइट साइड लेकर के जाएंगे तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों कितना आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो ये वैल्यू आएगी, देखो के फाइनल है और यहाँ यू फाइनल माइनस का, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो के फाइनल प्लस का यू फाइनल साथ में लिखा, बीच में ये माइनस है, माइनस लगा दो, और के इनिशियल और प्लस का यू इनिशियल। तो इसको मैं बोल दे रहा हूं भाई, ये हमारा एक तरह से मान के चलो कि एक तरह का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया यार इसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने यहाँ पर किया है ना। एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम बची है। यस, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब आगे की कहानी सुनो, आगे क्या है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो सबसे पहले तो जब ये ब्लॉक को यहाँ से अपन रिलीज करेंगे तो इस केस में तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि यहाँ तो कोई फ्रिक्शन काम कर ही नहीं रहा है। फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। कहां से कहां तक काम करेगा, देखो 2 मीटर तो फ्रिक्शन इधर तक काम कर ही रहा है, यहां से यहां तक तो 2 मीटर ये है ही। फिर जब ब्लॉक इस स्प्रिंग से जुड़ जाएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस भी करेगा फ्रिक्शन, तो तब भी काम करेगा। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो हमारा 2 + x डिस्टेंस तक काम कर रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन काम करेगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन का काम करेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन काम करेगा हमारा इधर, थोड़ा डार्क बना देता हूं,
फ्रिक्शन काम कर रहा है इधर और ब्लॉक जा रहा है आगे, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। क्लियर? चलो, तो अब क्या है परिस्थिति भाई, 180 के लिए हम लोगों ने माइनस तो पहले ही लगा दिया। फोर्स कितना काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो हो जाता है म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू आपको दिया है 0.5 और नॉर्मल हो जाएगा हमारा 50, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 25। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं 25 इंटू 2 प्लस का x, ये पूरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है इसका 2 प्लस x। बच्चे यहाँ गलती करेंगे, बराबर के फाइनल। देखो जब ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्ट हो जाएगा और स्प्रिंग को फुली कंप्रेस कर देगा तो उस केस में अगर हम देखेंगे उस परिस्थिति में तो जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ जाएगा, और रेस्ट में आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक तो नीचे आ गया तो वो तो 0 हो गया, लेकिन ये जो स्प्रिंग है हमारी वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, और के का मतलब है 100 और एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद आया ये माइनस का साइन, के इनिशियल भी हमारा 0 है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट से यहाँ पर रिलीज किया गया था, आप देखो रिलीज किया गया है। और इनिशियल क्या कहते हैं, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी कितनी हो जाएगी, mgh। तो मास कितना है भाई, 5 kg का है, जी का वैल्यू 10 है और हाइट कितनी हो जाएगी 5। अगर आप ये हाइट को कैलकुलेट करोगे ना इस ट्राइंगल में, ये एंगल 30 का दिया है, ये 10 है, तो ये आएगा आपका 5 मीटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर है x वो आता है 2 मीटर। एक्यूरेट नहीं आता है, अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पर हमको 2 मीटर मिलता है। 2 मीटर एक ही ऑप्शन दिया गया है, मतलब जो आंसर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.77 के आसपास आता है। अब इसके नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं तो ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, ये 2 मीटर ही इसके आसपास होता है, तो हम इसी को अपना आंसर बोल देते हैं। क्लियर? चलो भाई, 5 सवाल हो चुके हैं, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे सामने, 3 balls of masses 2 kg, 4 kg, 6 kg respectively are arranged at the center of edges of equilateral triangle side 2 meter। एक हमारे पास भैया जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है, इस तरह से बना लेते हैं। चलो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए, ये सारे एंगल बराबर होते हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं, ये इस तरह से हमको बताया गया है। और ये वाली साइड हमको दी गई है 2 मीटर, है ना, तो फिर ये साइड भी हो जाएगी हमारी 2 मीटर, तीनों साइड्स 2-2 मीटर की हो जाएंगी। चलो आगे क्या है, इन साइड्स के जो सेंटर हैं उन सेंटर्स पर ऐसे जो बॉल्स रखी गई हैं, यहाँ पर अलग अलग मासेस की बॉल्स हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हो गया हमारी 2 kg की बॉल, ये हो गई हमारी 4 kg की बॉल, और बच्चों ये वाली बॉल हम मान लेते हैं ये हो गई है हमारी 6 kg की बॉल। अब आगे बोला है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल। तो देखो सेंट्रॉइड कहीं इधर होगा और ये जो एक्सिस बनेगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? तो हमें ये पता करना पड़ेगा भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। अब मास तो तीनों के पता है लेकिन r नहीं पता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यार। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है। अब ये डिस्टेंस की हमें यार दरकार है, ये हमें r मिल जाए बस। कैसे भी कैसे निकालेंगे बिल्कुल ध्यान सुनो। हम अलग से बनाने की कोशिश करते हैं ऐसी डायग्राम को, ये ठीक है। अब देखो यहां से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर और ये भी हमारा हो जाएगा 1 मीटर। ये एंगल है हमारा 60 डिग्री का। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पूरी ये जो साइड है वो हो जाएगी √3। अरे भाई इस ट्राइंगल पे tan 60 लगा लोगे तो परपेंडिकुलर √3 ही आएगा। ठीक है। अब अगर ये पूरी साइड हमारी √3 है तो जो सेंट्रॉइड होता है वो बेस से 1/3 पर होता है। मतलब जो सेंट्रॉइड है वो इस पूरी लाइन को ऊपर से देखा जाए तो ये 2/3 होता है और नीचे बेस से देखा जाएगा तो ये होता है 1/3। तो स्मॉल r का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू टोटल हाइट। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 1/√3 मीटर। ये हमारा हो जाएगा स्मॉल r का वैल्यू। अब जैसे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, थोड़ा सा इसको साफ कर दिया जाए। तो अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये डिस्टेंस भी हमारी हो जाएगी 1/√3, ये डिस्टेंस भी 1/√3 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी 1/√3 हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा mr², है ना। तो मास पहला वाला कितना है 2 kg का और स्मॉल r का वैल्यू है 1/√3 का स्क्वायर प्लस मास दूसरा वाला हमारा 4 kg का है और डिस्टेंस है हमारी 1/√3 का स्क्वायर प्लस
मास तीसरा वाला है हमारे पास 6 और डिस्टेंस है 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। तो ये वैल्यू आएगी भाई 2/3, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 4/3 प्लस का यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/3। 6 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो वैल्यू आएगी ये 2/3, 4/3 हो जाएगा हमारा 2 और प्लस का 2, तो आंसर आएगा यहाँ पर 4। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, चल समझ आई बात। यहाँ पर बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो सेंट्रॉइड होता है वो बेस से 1/3 होता है और ऊपर से वर्टेक्स से जो है वो 2/3 होता है पूरी हाइट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे सामने कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। तो मान लेते हैं कि अर्थ का रेडियस इनिशियली r था, तो बाद में जो रेडियस है वो 3/4 हो गया। देखो बोला है ना 3/4, और मास में कोई चेंज हुआ नहीं है, विदाउट चेंज इन इट्स मास। तो वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे बताना है आपको, अर्थ पर कितना होगा। अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो रेडियस जब r है तो एक दिन 24 घंटे का होता है। अब रेडियस अगर 3/4r हो जाएगी तो इस केस में हमें बताना है कि अब एक दिन कितने घंटे का होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। अब I1 अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों वो क्या हो जाता है 2/5 mr²। तो I1 को हम लिख सकते हैं 2/5 और mr², और ओमेगा को क्या लिखा जाता है यार 2π/t। ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो ये हो जाएगा 2π/t। t का वैल्यू कितना है 24 आवर्स। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मास केजी में और मीटर 24 आवर्स में क्यों लिखा। अरे भाई आंसर भी आवर्स में ही आ जाएगा ना यार, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा वाला कितना हो जाएगा, रेडियस हो गई है 3/4, तो क्या लिख सकते हो आप बताओ 2/5। मास तो कांस्टेंट है, मतलब मास चेंज नहीं हुआ है। रेडियस हो गई है 3/4 इंटू r का स्क्वायर, और यहाँ पर जो ω2 है वो लिख सकते हैं 2π/t2। क्लियर, जैसे क्या कैलकुलेशन कर लो आप। तो कैलकुलेशन इसकी जब की जाएगी तो 2/5m कैंसिल हो गए भाई, r² से ये r² भी कैंसिल, 2π से ये 2π भी कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/24 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना है भाई 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा T2। सही कर रहा हूं ना मैं, यस। अब यहाँ से जो T2 आएगा वो कितना आएगा, इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, 4 से इसको काट दिया 6 ये हो गया, और काट लो 2 बार, ये काट लो 3 बार, तो ये हो जाएगा 27/2। 27/2 है ना। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13.5 आवर्स। 13.5 आवर का मतलब क्या है 13 घंटे पूरे, और आधा घंटा और 30 मिनट उसको बोला। अब 30 मिनट तो हमको दिया है, तो हमारे पास बचेगा, अरे भाई इसको ऐसे लिखेंगे ना 13 आवर 30 मिनट्स, ऐसा बोला जाएगा ना इसको। तो 30 मिनट तो ऑलरेडी दिया है, आवर्स पूछा है तो आवर्स कितने हैं 13 आवर्स, ये आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। ये देख लो आप 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है, आसान सवाल। समझ आया, बताइए कोई दिक्कत किसी को, कोई सज्जन है ऐसा जिसको कोई समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा आपत्ति है तो कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। चलो आगे बढ़ लिया जाता है। कितने 1 2 और 3 क्वेश्चन ही और बचे हैं, चलो जल्दी से निपटा लेते हैं। अभी वीडियो हालांकि बहुत बड़ा नहीं हुआ है, कितनी मिनट का हो चुका है भाई, अभी तो आधे घंटे का ही हुआ है सिर्फ। क्वेश्चन में बोला है अ हॉलो स्फीयर इज रोलिंग ऑन एन प्लेन सरफेस अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है, हॉलो स्फीयर है। ठीक है, एक हमारे पास है भाई क्या, हॉलो स्फीयर। ठीक है, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज x/5। यानी इन शॉर्ट हमें रेशियो ही बताना है, हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये हमको वैल्यू यहाँ पर पता करना है। अच्छा एक बात बताओ, हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है यार 2/3 mr स्क्वायर है ना। मास इसका m है और रेडियस इसकी r है, मास क्या है m। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के रोटेशनल कितना हो जाता, ½ I ω²। क्वेश्चन में एक चीज और भी बोली गई है, क्या देखो, रोलिंग, रोलिंग मतलब v इक्वल टू r ओमेगा, रोलिंग मतलब v इक्वल टू r ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर v/r। तो यहां पर क्या लिखोगे आप 1/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2/3,
एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा को लिखा बच्चों मैंने वी बाई आर, तो स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना एम वी स्क्वायर बाई 3। ये आ गया क्लियर। हम निकाल लेते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल में क्या होगा, देखो रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, कंबाइंड मोशन हो रहा है ना। तो रोटेशन के लिए तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो एम वी स्क्वायर बाई 3 है, और उसके लिए क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेशन के लिए क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशन के लिए कितना है भाई एम वी स्क्वायर बाई 3। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, आप देख सकते हो एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ हमारा एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम वी स्क्वायर और 5/6। क्या मैं सही कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही भाई। हाफ एम वी स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाई 3, 2 बाई एक बार चेक कर लेते हैं, ओमेगा को वी स्क्वायर बाई आर, 2/3 एम आर स्क्वायर होल स्क्वायर था, ठीक है एम वी स्क्वायर बाई 3। ओके चलो रेशियो निकालते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है एम वी स्क्वायर बाई 6, और यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी दी गई है 5 एम वी स्क्वायर बाई 6, तो ये हो जाएगा 5 एम वी स्क्वायर बाई 6। सही कर रहा हूँ ना, कुछ यार मुझे गड़बड़ क्यों लग रहा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर ये 6 आ रहा है, कुछ और तो बचेगा नहीं क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 3 हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/3, एलसीएम आया 6, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये बचेगा 5/6। बात तो सही है भाई। तो अपन देख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 1/5। देख लो एक बार कैलकुलेशन, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल तो हमारा कितना है, वो तो होता ही है भाई, कितना दिया गया है आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई हो गया हमारा 2/3 एम आर स्क्वायर, वी ओमेगा वी बाई आर, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एम वी स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई 3 है ना, तो एम वी स्क्वायर कॉमन 1/2 प्लस 1/3, सही लग रहा है यार। चलो देखते हैं, ये x बाई 5 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो तो 1 आ रहा है हमारा। फिर भी अगर मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन है तो आप एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन में अगर कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ hollow sphere to that of the solid cylinder of equal mass for moment of inertia about their diameter axis AB इतना। रेशियो और वैल्यू आपको x का यहाँ पर बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो हमें यहाँ पर बोला गया है पहला वाला है अपना हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के केस में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं इस डायमीटर के अलोंग, ये ए बी डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो हो जाता है बच्चों 2/3 एम आर स्क्वायर। कितना होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। और अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं तो वो लिख देते हैं एम के स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल हो जाता है, तो के का वैल्यू यहाँ पर आ जाता है r√/2/3। ये जो के का वैल्यू आया है ये हमारा आया है स्फीयर के लिए। चलो ये आ गया हमारा के का वैल्यू किसके लिए, स्फीयर के लिए। हमें बात करनी है इस सिलेंडर की। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको अलग से निकाल करके समझाने की कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से। ये है हमारे पास सिलेंडर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये सिलेंडर कैसा बनाया गया है आप देखोगे, सॉलिड सिलेंडर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। चलो बिल्कुल ध्यान से सुनो। हम एक काम करते हैं, हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है भाई, इसी एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमको। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक हमने कोई छोटा सा एलिमेंट लिया, और ये जो एलिमेंट है, जबकि ये हमें पता है कि सॉलिड सिलेंडर है, तो ये जो एलिमेंट होगा वो डिस्क बनेगा। ये एलिमेंट कैसा बन जाएगा बच्चों, डिस्क बन जाएगा। अच्छा डिस्क अगर हम बनाएं और डिस्क में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2, ठीक है। अगर इसी डिस्क में हम इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाता है mr²/4। अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको समझ में आया होगा कि ये mr²/4 कैसे हुआ। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको दिक्कत है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूं, ठीक है। तो इस डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिस्क है वो इस तरह से हो गई ना, इस तरह से, तो इसके एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा mr²/4।
इसका छोटा सा एलिमेंट है तो इसका मास अगर हम मान लेते हैं dm, रेडियस तो r स्क्वायर ही है और डिवाइड में क्या हो जाएगा 4। बताओ समझ में आया क्या हुआ है ये? ठीक, तो अब हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है, हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो कैसे निकालोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है I बराबर कितना, dm r स्क्वायर बाई 4 और प्लस कितना हो जाएगा बोलो यार, ये यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है हमारे सामने m, मतलब dm इंटू एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी भी सज्जन को? बताओ क्या किसी भी सज्जन को कोई भी दुख दर्द पीड़ा संकट परेशानी है? अगर है तो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम बच्चों dm की बात करें तो dm कितना हो जाएगा यार? dm को मैं लिख सकता हूं, अगर इसकी लेंथ को मैंने l माना और इसकी रेडियस को जो मैं r मान रहा हूं, तो dm को हम क्या लिख सकते हैं, m बाई एल, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा ये dx, ये हो जाएगा dm का वैल्यू। ठीक है, चलो रखो। तो dm का वैल्यू तो हो गया हमारे पास m बाई एल इंटू डी एक्स, और ये है r स्क्वायर बाई 4, तो एज इट इज, प्लस यहाँ पर dm का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा m बाई एल, और ये एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा हमारा, 0 से l तक, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से l तक। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी mr स्क्वायर बाई 4, और प्लस का यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान से देखो आप, कितनी हो जाएगी बोलो यार, m अपॉन l, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, तो एल क्यूब बाई 3 उसको हम लिख सकते हैं, तो एल से एल कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारी बचेगी कितनी, एम आर स्क्वायर बाई 4 और प्लस का एम एल स्क्वायर बाई 3, ये वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमारा इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं आई भाई? बोलो। तो अब ये जो एक्सिस पे अब हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, अब हमारे पास जो सवाल दिया गया था उसमें L का वैल्यू कितना है, देखो लेंथ कितनी है 4r, तो इसमें हम लेंथ का वैल्यू रख देंगे 4r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से आ जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई 4 और प्लस का m बाई 3, और L का वैल्यू हो जाएगा 4r का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16r का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो एम आर स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 1/4 प्लस का ये हो जाएगा 16/3। आप अगर एलसीएम ले लो तो बहुत बढ़िया, एलसीएम कितना आ जाएगा यार, देख लो आप, 12 एलसीएम आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 64, तो ये वैल्यू आएगी हमारे सामने कितना, 67 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू आई। ठीक है, तो ये तो आया हमारे सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, आपको समझ में आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमारे सामने आ चुका है सिलेंडर का, किस एक्सिस के अबाउट आपको पता चल गया, तो 67 एम आर स्क्वायर, और डिवाइड में कितना था भाई, डिवाइड में था 12, तो बराबर किससे कर देते हैं हम लोग, किससे कर देते हैं, ये हो गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन अभी बताया था ना किससे होता है, एम के स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एम के स्क्वायर, एम से एम अपना कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा यार कितना, 16/12 इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ से एक काम करो, स्क्वायर हटा के इस पर सीधा लगा दो अंडर रूट। ये जो के है वो किसका आया यार, ये के किसका आ गया है, हमारा सिलेंडर का। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, उनका रेशियो, देखो कहाँ गया सवाल, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो क्या हो जाएगा देखो आप, ये के है किसका, अपना स्फीयर का, और डिवाइडेड बाय ये के किसका है, सिलेंडर का। स्फीयर के लिए हम लोगों ने के कितना निकाला है, आर रूट ओवर 2/3, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर है आर रूट ओवर 67/12। अब आर से आर तो कैंसिल हो गया, ये अच्छे से कैंसिल करो ना। अच्छा, हमको ये लेकर के आना है कितना, √8/x, हमको इस फॉर्म में लेकर के आना है √8/x, हमें x का वैल्यू बताना है। अभी क्या किया जाए बताओ, ये √67 जाएगा इधर, ये √12 जाएगा ऊपर, इसको एक साथ ही लिख देते हैं पूरा रूट में, तो ये हो जाएगा 2 × 12 और डिवाइडेड बाय 3 × 67, 3 से ये कटेगा भैया अपना जो है 4 बार, और 4 × 2 हो जाएगा 8, और डिवाइडेड बाय है 67। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि x का वैल्यू कितना आएगा, 67। यही आंसर है भाई इस प्रश्न का। आसान सवाल है, कोई भी तकलीफ है तो बताइए, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई तकलीफ होनी चाहिए आपको यहाँ तक। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
a solid sphere and a hollow cylinder roll up without slipping on an inclined plane. इस तरह से ऊपर की तरफ रोल करते हुए जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? देखो, सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड स्फीयर है और हॉलो सिलेंडर है। क्या क्या है? सॉलिड स्फीयर है और दूसरा क्या बोला है? हॉलो सिलेंडर है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, यानी दोनों को सेम इनिशियल वेलोसिटी दी गई। चलो दो केस बनाए जाएं। ये मान लेते हैं ये हमारा है सॉलिड स्फीयर, इसको इनिशियल वेलोसिटी v दी गई, और ये हो गया हमारा अपना हॉलो सिलेंडर, इसको भी सेम स्पीड दी गई v। द स्फीयर एंड द सिलेंडर रीचेस अप टू मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2। मान लेते हैं कि ये हमारा पहुंचा है कहीं इधर h1 हाइट तक, और ये मान लेते हैं कहीं यहाँ तक पहुंचा है h2 हाइट तक। ये जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पहुंचने पर इनकी जो मैक्सिमम हाइट पर इनकी रफ्तार कितनी हो गई होगी? 0। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो मैक्सिमम हाइट है ना यार। ओके, द रेशियो ऑफ h1 h2 दिया है हमको n/10। द वैल्यू ऑफ n पूछा गया है आपसे, n का वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछा गया, यानी इन शॉर्ट हमको ये h1 और h2 का रेशियो ही बताना है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, जब नीचे से ऊपर की तरफ ये जा रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन काम करता है इंक्लाइन प्लेन पर, मैंने आपको बताया था रोलिंग के केस में क्या होता है, g sin थीटा अपॉन में k+1। ये इस कॉन्सेप्ट पर अभी एक क्वेश्चन और भी डिस्कस किया था मैंने, याद है? तो एक्सेलरेशन हो जाता है g sin थीटा अपॉन k+1। अच्छा, सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 2/5 mr², और अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो ये रिंग के केस जैसा होता है mr²। तो इस केस में जो k का वैल्यू है वो हो जाता है 2/5, और इस केस में जो k का वैल्यू है वो हो जाता है 1, यानी एक्सेलरेशन हम दोनों के निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन पहले मैं निकाल रहा हूँ सॉलिड स्फीयर का, तो ये हो जाएगा बच्चों g sin थीटा अपॉन k का वैल्यू है कितना? 2/5, तो ये 2/5 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा अपना कितना? 5। सॉलिड स्फीयर था ना, ठीक है, ये हो गया अपना 5 और 2 7, 5/7, और ये हो जाएगा g sin थीटा। ये तो हम लोगों ने किसका एक्सेशन निकाला है? सॉलिड स्फीयर का। बिल्कुल इसी तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अपना सिलेंडर का। वो कितना हो जाएगा यार? g sin थीटा अपॉन k+1, k का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2। अरे 1 + 1 2 होता है ना यार। ठीक है, अब हमें हाइट बताना है, किसकी मतलब हाइट का रेशियो बताना है, यानी हमें हाइट निकालनी तो पड़ेगी ना भाई। तो h1 और h2 कैसे निकालेंगे? क्या फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं? उसमें तो हाइट है ही नहीं। क्या सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं? हमें टाइम नहीं पता। थर्ड इक्वेशन लगाओ। तो थर्ड इक्वेशन आप लगाओगे तो v² बराबर u² प्लस का 2as। यार v तो कितना है? 0, क्योंकि आगे जाके रुक गया। अब रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेशन नेगेटिव होगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं u² बराबर 2as। सही है, तो देखो ध्यान से, u तो दोनों के लिए सेम है, यानी v² बराबर 2। एक्सेलरेशन पहले इसका लिख देते हैं, ये है अपना कितना? 5/7, और ये हो जाएगा g sin थीटा, और इसको बोल दिया मैंने h1 हाइट। ठीक है, इसको मान लो 1। दूसरे के लिए लिखो तो v² बराबर कितना है भाई? 2। एक्सेलरेशन कितना है? g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इनटू में क्या लिखोगे आप? h2, इसको मान लो 2। यार इन्हीं दोनों का तो रेशियो चाहिए था, तो ये इनका रेशियो निकाल दो, लो खत्म। ये कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल, g sin थीटा से g sin थीटा कैंसिल, क्या बचेगा? ये हो जाएगा हमारा h2/2 बराबर कितना? 5/7। कैलकुलेशन भैया चेक करते रहना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। h1, ठीक है, तो h1 अपॉन h2 कितना है? यार मैं तो नहीं आ रहा हूँ बीच में, एक सेकंड रुको जरा। हाँ आ तो रहा हूँ, लेकिन ठीक है, h1/h2 हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा अपना 7/5 × 2 10, ये आएगा, है ना। अच्छा देखो, हमें रेशियो दिया था n/10, कितना दिया था? n/10। हमारा आया है 7/10, 10 से 10 खत्म, n का वैल्यू कितना आ गया? 7 आंसर। n का वैल्यू क्या आ गया भाई? 7 आंसर। ठीक है, चलो, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने रोटेशनल मोशन के जो भी एप्रल शिफ्ट के 10 PYQs थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, डिटेल डिस्कशन किया है ना। अगर आपको डिस्कशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच।